डायरिया के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है दोस्तों। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट को दूर करेंगे। आप डायरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो डायरिया बताइए मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन से लिंक होता है या लार्ज इंटेस्टाइन से होता है? अगर आपने बता दिया तो आपका प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा दोस्तों। टोटल प्रोटोकॉल करेक्ट लेवल पर आपको वहां पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी डायरिया की कंडीशन आती है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन से होगा तो बहुत सीवियर हो जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में आप खुद ही सोचिए इतना पानी कहां से आएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत हीटेड पार्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी होता है वो वहां पर जाता है, और इसीलिए वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर किसी भी कीमत पर डायरिया नहीं होगा। अगर होगा बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका वाटर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जब मैंने आपको कल बताया था कि एब्जॉर्प्शन कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर, जब एब्जॉर्प्शन की कंडीशंस होती है, जो एब्जॉर्प्शिंग डक्ट होती है जो इसको एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्प्शिंग डक्ट जो होती है वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा वाटर को लीकेज कर देगी, बाहर निकाल देगी। इसलिए डायरिया की जब कंडीशन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन निकल के आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, अगर आपको पता है तो डायरिया आपको पूरा पता है दोस्तों। डायरिया होता क्या है दोस्तों? डायरिया लूज वास्टरी स्टूल होता है, ठीक है, या ये कहें बाउल मूवमेंट के फ्रीक्वेंट नीड्स के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। यानी बाउल मूवमेंट जो होता है वहां पर फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो जाता है, बार बार दस्त के लिए भागता है, और इसी कारण से दोस्तों जब आप बाउल मूवमेंट का फ्रीक्वेंट नीड्स देखते हो, उसके द्वारा जब कैरेक्टराइज होते हुए देखते हो, आप उसे कहते हो भाई इसको तो दस्त लग गए, डायरिया हो गया। यूजुअली कुछ दिनों तक होता है और प्राय बिना किसी ट्रीटमेंट के डिसअपेयर भी हो जाता है। खतरनाक उस कंडीशन में नहीं होता कि अगर कुछ दिनों तक हो और नॉर्मल कंडीशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल रूप से मैक्सिमम 20 से 25 बार दस्त डेली होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से कोलैप्स होने की कंडीशन में चली जाएगी। और इसीलिए ये यूजुअली कुछ दिनों तक अगर हो रहा है और लगातार हो रहा है तो आप मान लीजिए बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाएगा। बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, जो हमारी बॉडी के ब्लड और लिम्फ के वाइटलिटी को निर्मित करता है, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, वो होम्योस्टेसिस डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। और अगर डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा, आप मान के चलिएगा दोस्तों, तुरंत वहां पर आप लोगों को इस प्रकार की कंडीशन होगी कि वहां पर बार बार दस्त क्लियर करना पड़ेंगे, और बार बार अगर मोशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, आप देखिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। क्योंकि सेल कब तक कंपनसेट करेगा? आप लोग देखते हैं दस्त लगता है, हम नॉर्मल व्यक्ति देखते हैं, हमें शरीर बनाना है, हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, शरीर बनता है और अचानक दस्त लग गए, चेहरा एकदम उतर जाता है। क्यों उतरता है भाई, क्या रीजन होता है? यहाँ पर आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंटर सेल्यूलर फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कम हो गया। अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को मेंटेन करना है तो हमारी सेल्स के अंदर जो इंटर सेल्यूलर फ्लूइड होता है या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, वो वहां से बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर टिश्यू फ्लूइड को कंपनसेट करने का काम करता है कि ठीक है अभी ले लो, जब आएगा जब मैं ले लूंगा आपसे। ये कोरिलेशन चलता है, और इसी कारण से आप देखो, शरीर अगर 1 या 2 दिन 3 दिन के बाद दस्त को आप देखते हो तो पेशेंट को जब आप देखते हो बोलते हो अरे यार कल तो बहुत अच्छा था। नहीं यार मुझे दस्त लग गए थे, इसलिए एकदम से अचानक ऐसे जैसे महीनों से बीमार चल रहा हो, पेशेंट का पूरा चेहरा उतर जाता, पूरी बॉडी के सेंसेशन वीक हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, डायरिया जब एक्यूट या क्रॉनिक होगा तो उसके कैरेक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेवल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। बहुत सारा डिफरेंसेस होगा दोस्तों। जब एक्यूट डायरिया उत्पन्न होगा दोस्तों, याद रखना, जब एक्यूट डायरिया उत्पन्न होगा, जब ये कंडीशन 1 या 2 दिन होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। जब डायरिया वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप देखोगे, डायरिया जो होता है दोस्तों, उस समय में ये फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है। यानी आपने बासी खाना खाया उसके कारण भी हो गया, होटल का खाया वो आपने देखा कब से पड़ा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप आपको इमीडिएट डायरिया होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। अन्य समय में भी आप अगर जाएंगे तो याद रखिएगा ये फूड पॉइजनिंग के कारण सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा। इसे प्राय हम ट्रेवलर्स डायरिया के रूप में आप जानते हो दोस्तों। यानी आप इधर से उधर गए और कहीं पर भी आपने दूषित पानी या फूड पदार्थ आपने खाया जो कहीं ना कहीं पॉइजनस था या उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन था, आप देखिए तुरंत दोस्तों वहां पर आपको डेवलप हो जाएगा। यानी फूड पॉइजनिंग वहां पर सबसे बड़ा कारण है, और इसीलिए प्राय हम ट्रेवलर्स डायरिया के रूप में इसको जानते हैं दोस्तों। जब हम
वहां पर किसी भी लेवल पर जाते हैं और जब बैक्टीरिया को देखते हैं, पैरासाइट को देखते हैं दोस्तों, तो उनके एक्सपोजन के बाद में बहुत आसानी से डायरिया उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए दोस्तों एक्यूट डायरिया जब बात की जाती है फेयरली कॉमन है दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में एक्यूट डायरिया फेयरली कॉमन है। और इसीलिए क्रॉनिक डायरिया में लगभग आप जानते हो दोस्तों 4 वीक लगते हैं। ठीक है, 4 वीक तक लगातार एक्यूट डायरिया जब वहां पर आपको देखोगे तो एक्यूट डायरिया में 1-2 दिन, लेकिन जब क्रॉनिक डायरिया देखोगे आप वहां पर 4 वीक तक लगातार भी देख सकते हो, लगातार वहां पर डायरिया बना रहता है। यूजुअली एक इंटेस्टाइनल डिसीज है दोस्तों, और चूंकि इंटेस्टाइनल डिसीज है, डिसऑर्डर है, जिसे आप क्रॉन्स डिसीज या सीलियक डिसीज में जाते हो दोस्तों। ठीक है, क्रॉन्स डिसीज और सीलियक डिसीज में जाते हो, ज्यादातर ऐसी डिसीज में ये डिसऑर्डर आपको कॉमन रूप से देखने को मिलता है। आप देख रहे हो टेबल प्रैक्टिस में, और यही कारण है दोस्तों जब आप अपनी टेबल प्रैक्टिस में देखेंगे कि डायरिया कुछ कंडीशंस में ही डेवलप होता है, कुछ ही लोगों को डेवलप होता है, वही खाना पानी दूसरे ने भी खाया पिया लेकिन उसको नहीं हुआ, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम है, आपका इंटेस्टाइन वर्क कम कर रहा है, और वहां पर कोई भी इंफेक्शियस मटेरियल बहुत ज्यादा आपको वहां पर अफेक्टेड कर रहा है, तुरंत आपको 10 लग जाएंगे दोस्तों। जो डायरिया के पोटेंशियल काज आप देखोगे वही पोटेंशियल काज, जैसे मान लो कुछ फूड इंटॉलरेंस हो गया, यानी वो फूड आप पचा नहीं पा रहे हो, वो फूड आपके किसी के काम का नहीं है। जैसे आप देखते हो दोस्तों, याद रखना ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग प्रोटोकॉल खेलते हो, मैं प्रोटोकॉल को ऐसे ही जनरेट कर लेता हूं, कैसे करता हूं वही चीज आपको सिखाने की बार बार कोशिश करता हूं। यही डायरिया से सीख लीजिए कि जब बच्चे में फूड इंटॉलरेंस होता है या आप किसी एडल्ट में फूड इंटॉलरेंस होता है तो क्यों होता है और उसका आप कैसे कवर करोगे। दोस्तों याद रखना, फूड इंटॉलरेंस जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, किसी चीज की फूड एलर्जी हो जाए, किसी मेडिसिन का एडवांस अगर वहां पर एडवर्ट रिएक्शन नजर आ रहा है, तो आप मेडिसिन क्या बनाओगे दोस्तों। सिंपल सा काम है, सिंपल सा, H3C3 को याद कर लेना आप। ठीक है, आप H3 को पढ़ लेना, र्यूम पल्मेटम को पढ़ लेना आप। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूं हमारे कपिल सर काम कर रहे हैं, राजा बाबू सर काम कर रहे हैं, मलिका मैम काम कर रही हैं इस पे, सिंगल प्लांट्स की थ्योरी। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर र्यूम पल्मेटम और C3 जो होता है, H3C3 इसलिए बहुत एडवांटेज में मानता हूं, और इसीलिए कहता हूं जब कभी भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, एस्टेन, C4 या C3 या WE, ये 3 प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंट काम करेगा दोस्तों। यदि किसी को ड्रग एलर्जी हो रही है, C15 के साथ H3 डाल दीजिए या C3 डाल दीजिए। ठीक है, C15 के साथ H3 डाल दीजिए या C3 डाल दीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों। यानी फूड की एलर्जी आप देखते हो आजकल बहुत ज्यादा एलर्जेंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एलर्जेंस का पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में बहुत सारे एलर्जी डेवलप हो जाती है। जब एलर्जी टेस्ट कराया जाता है तमाम तरह की एलर्जी हमको पॉजिटिव निकलती है। डरने की जरूरत नहीं, सारे केस ले लेना आप, सारे केस ले लेना। जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक मैंने आपको बहुत ब्रिलियंट चीज दी हुई है, इसको नेगेटिव करो और उसमें जो भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो रहा है वो दे दो आप। H2C15B, ठीक है, C10 या C13 या C15, ठीक है, A3, C3, WR1Y आप प्रोटोकॉल में चला दो। और ये देख लेना दोस्तों, किसी भी मेडिसिन का अगर एडवर्स रिएक्शन होता है यही फार्मूला वहां काम कर जाएगा। एक वायरल इन्फेक्शन हो, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या एक इंटेस्टाइनल डिसीज हो, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, गॉल ब्लैडर से लिंक किया होता हो, या स्टमक सर्जरी के कारण, किसी भी कारण से आपको सर्जिकल पॉइंट होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरिया बहुत इजीली रिकवर होता है, केवल एस्टेन C4W की ग्लोबल से हमने कवर किया है। D6 को छोड़ दीजिए आप, अगर आपको फ्रीक्वेंटली हर घंटे पर एस्टेन C4W की ग्लोबल्स को पेशेंट को चूसने को दे देते हैं और एस्टेन C13 या C4W को WR1 के साथ D6 में पेशेंट को कंटिन्यू चला देते हो, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पेशेंट को बहुत जल्दी डायरिया कवर हो जाएगा। एस्टेन C10W का पूरे एब्डोमेन पे आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत जल्दी डायरिया कवर हो जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है कि आपने यूज क्या किया है, कितनी बार यूज किया दोस्तों। तो सिम्टोमेटिक आप यूज करोगे, डायरिया के डिफरेंट सिम्टम होते हैं दोस्तों, बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम आपको नजर आएंगे, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं दोस्तों, वो या तो केवल एक, उनमें से जो कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि भाई ये एक को हुआ है या मल्टीपल लोगों को हो रहा है। ठीक है, अब आप कोलरा के लेवल पर तो आप सब जानते हो, जापान का उल्लेख किया गया है सारी बुकों में, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसीलिए याद रखना, काज के ऊपर सिम्टम डिपेंड करता है कि इंफ्लामेटरी कारण है, ठीक है, म्यूकस के कारण, अगर वहां पर इंफ्लामेटरी कंडीशन में म्यूकस जा रहा है तो डायरिया में क्या क्या कंडीशन है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर डायरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहे हैं तो आप देखिए वहां पर नौसिया भी होगा, एब्डोमेन पेन भी होगा,
क्रैम्प्स भी आएंगे, ब्लोटिंग भी होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, हल्का सा फीवर भी आ सकता है, ब्लडी स्टूल भी हो सकता है, एक एविक्यूएट की फ्रीक्वेंट अर्ज होना, यानी बाल बाल बाउल मूवमेंट के अर्ज होना, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टूल जाना, डिहाइड्रेशन, पानी का लॉस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जब ये कंडीशन नजर आती है दोस्तों, तो आपको बहुत सारी कंडीशन नजर आएगी। शॉर्ट ड्यूरेशन का डायरिया भी होता है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लडी डायरिया यानी डिसेंट्री, अमीबियासिस, ये क्या होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है दोस्तों। तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा अगर समय अगर आपको लगातार दस्त बना रहता, आप मान लीजिए ये परसिस्टेंट डायरिया हो गया, ठीक है। जब आप वहां पर मेडिकल टर्मिनेशन से गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जब लेवल आता है, वो भी इस प्रकार का इन्फेक्टिव डायरिया होता है दोस्तों। इसीलिए बैक्टीरिया, वायरल, पैरासाइट के कारण जब होता है, वो इन्फेक्टिव डायरिया की श्रेणी में आ जाता है। नॉन इन्फेक्शियस डायरिया यानी लैक्टोज इंटॉलरेंट, ग्लूटेन आजकल सबसे कॉमन हो गया है दोस्तों गेहूं के कारण, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंट और ग्लूटेन इंटॉलरेंट ड्रग इंड्यूस्ड आजकल सबसे कॉमन रूप में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा इंटेस्टाइन के लेवल पर एलर्जी नजर आए, आपको केवल वहां पर दोस्तों C10 के साथ में C3 या S3 का प्रोटोकॉल, 2 में से एक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेलेक्ट करना है दोस्तों। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, किसी भी प्रकार के ड्रग इंड्यूस हो या किसी ग्लूटेन इंटॉलरेंस के लेवल पर हो, बहुत आसानी से रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए अगर डायरिया सिंपल है, 3 बार लूज मोशन होना डायरिया कहलाता है। यदि आप 2 बार दस्त जाते हो कोई बात नहीं, 3 बार दस्त जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम पतले दस्त जाते हो और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जाते हो, तो 3 बार से ज्यादा पतले दस्त जाना डायरिया कहलाता है दोस्तों। अगर आप वहां पर किसी भी चीज के लेते हो, वहां पर जो यूरिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप देख लीजिए यूरिन क्या होगा, आप यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पानी की कमी हुई तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इरिटेट स्किन कलर आप देखो बिल्कुल ड्राई, माउथ बिल्कुल ड्राई, डलनेस, आपके पूरी बॉडी में डलनेस, आप ज्यादा काम भी नहीं कर सकते हो, इतनी परेशानी होती है दोस्तों। हार्ट रेट क्या होगा, जब बॉडी में डिमांड होगी न्यूट्रिशन की, पानी की, लेकिन पानी तो है ही नहीं, इसलिए हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, घबराहट आना शुरू होगा दोस्तों, वीकनेस लगना शुरू होगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही है, क्या होगा, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, घबराहट हो रही है, आप देखते हो साफ फटीग हो गया, थकान हो गई। और थकान के कारण दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे सबसाइडेशन होते हैं जिसके कारण पेशेंट बिल्कुल बेड पे आ जाता है और घबरा दिया जाता है कि नहीं साहब इसको तो एडमिट कर दो, नहीं तो मर जाएगा। कुछ नहीं करना, ORS घोल पिला के घर पे आप केवल 1 घंटे में उसको खड़ा कर सकते हो एनर्जिक बूस्टर के हिसाब से। आप सबसे पहले उसको S10 C4 1W की ग्लोबल्स दे दीजिए, और जैसे जैसे ग्लोबल्स दे देंगे दोस्तों, तब वहां पर इस प्रकार की कंडीशन है तो वहां पर बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि लगातार इस चीजों को वहां पर यूज किया जाएगा, तो आपको प्रोटोकॉल का बहुत तेजी के साथ ज्ञान होगा, और जितनी जल्दी से ज्ञान होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप प्रोटोकॉल सीख पाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पर ये देना था, मैंने ये दिया, तुरंत रिजल्ट आया, मुझे यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ग्लूटीन इंटॉलरेंस है या मिल्क इंटॉलरेंस है, मुझे यहाँ पर चेंज करना है, और वैसे ही प्रोटोकॉल आप देते हो, रिजल्ट आपके 100% हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए जब डायरिया होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप, ब्लड टेस्ट करा लो, CBC टेस्ट करा लो, गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल पैथोजेंस के लेवल पर स्टूल कल्चर करा लो दोस्तों, सामान्य रूप से आपको नजर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करोगे। कई बार आपको स्टूल में WBCs नजर आती है बहुत ज्यादा, अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप कई बार टेस्ट कराते हो ओवा मिल रहा है, कई बार देखते हो सिस्ट मिल रहा है, कई बार देखते हो पैरासाइट मिलता है, इसीलिए दोस्तों कई बार कारण ही नहीं मिलता। जब सिग्माइडोस्कोपी कराते हो या कोलोनोस्कोपी कराते हो, जब रीजन समझ में आता है कि भाई यहाँ पर कोई मेजर कंटेंट है, मेजर प्रॉब्लम है, तब वहां पर दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हो। कई बार HIV में भी ऐसा हो रहा है, HIV में लगातार डायरिया होता है पेशेंट को, ठीक है, कुछ समय ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, कुछ समय ठीक हो जाता है फिर बार बार रिकरेंट होता है। मान लो उसकी इम्यूनिटी लॉस हो चुकी है, आप तुरंत HIV टेस्ट कराए, अब HIV टेस्ट कराया जाता, पता चलता पॉजिटिव है, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट किया जाता है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रो में मैंने कैसा साइंस है, केवल S10 C4W दे दीजिए। HIV वालों को भी मैंने पॉजिटिव करके दोस्तों जब ग्लोबल्स में और S10 C4 1W को वहां पर D6 में डिस्टिल वाटर बेस बना के दिया, ठीक है, रिजल्ट 10 मिनट में मिला मुझे, ओनली 10 मिनट्स में। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बताए गए। S10 C10 WD6 ये मेन प्रोटोकॉल है, लेकिन याद रखिएगा S10 C10 1W सबसे बेस्ट है, मेनली हमको ये इंडिकेट होता है। लेकिन जब S10 C10 1W-D6 में दोगे, आपको पता है वर्वन कहाँ काम करेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लेन दोगे तो भी काम होगा, लेकिन
अगर वर्बन ऐड कर दिया तो 2 गुना तेजी से काम होगा और परफेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, स्लाश C15 ये उन प्रोटोकॉल्स के लेवल पर बताया गया है जिसमें ग्लूटीन या किसी प्रकार से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के कारण है। स्लाश C15WE या एस्टेनसीडेन S311Y ये वो प्रोटोकॉल है जो किसी भी प्रकार के आपके बॉडी में एलर्जेंस हो रहे हैं या जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रहा है या ग्लूटीन इंटॉलरेंस हो रहा है उसको तुरंत करेक्ट करने का काम करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। स्लाश 200 जो हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन हैं जो लोग पोटेंसी के लेवल पर या जो लोग हाई पोटेंसी के लेवल पर यूज करते हैं उन लोगों को ये बहुत अच्छे से जानना है कि स्लाश जब जितनी भी रेमेडीज है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथ में वो 199 डायल्यूशन तक एक जैसा बिहेवियर करती है। हालांकि उसमें क्या होता है जब ओरिजिनल D4 D5 D6 या फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन में होता है ये पॉजिटिव होती है, यानी इनमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है। जैसे जैसे नेगेटिव करते जाओगे मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे लेकिन उसका जो पावर होता है जो उसकी एनर्जी होती है बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जब एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी जब उसका उपयोग करोगे तो काम भी नर्वाइन करेगी और नर्वाइन करेगी तो इमीडिएट। इसीलिए अगर किसी को दस्त लगता है तो ज्यादा डोज नहीं देना। स्लाश 200 का सिंगल 5 ग्लोब्यूल्स आप उसको टंग पे रख दीजिएगा, ओनली 5 ग्लोब्यूल्स ऑन टंग उसको दे दीजिएगा। पॉजिटिव दे रहे हो आप, भले ही नेगेटिव मेडिसिन है, पॉजिटिव वे में दे रहे हो आप। जैसे आपने टंग में दिया 5 से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों उसकी बॉडी में वर्क करना शुरू हो जाएगा। और स्लाश 200 बेसिकली किसी को भी डायरिया बंद कर देता है, दस्त बंद कर देता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा ये प्रोटोकॉल्स ये टिप्स आपके लिए है और ये प्रोटोकॉल्स आप जब टेबल प्रैक्टिस में वहां पर इस प्रकार के मेडिसिन का उपयोग करते हैं रिजल्ट आपको पॉजिटिवली मिलता है। सबसे ज्यादा विश्वास जो है हम लोगों का बढ़ता है और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तभी तो आप मान के चलिएगा दोस्तों कि जितना विश्वास बढ़ेगा ना उतना पेशेंट आपके यहाँ लाइन लगेगी और लाइन लगेगी तो मॉडर्न साइंस से फास्ट, होम्योपैथ से फास्ट, एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद से फास्ट रिजल्ट जब आप कैरी करने लग जाएंगे उस लेवल पर आपको रिजल्ट दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। इसलिए छोटी छोटी टिप्स है जो हमारी टेबल प्रैक्टिस में हम लोगों ने देखी है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग देखिए और इस लेवल को मेंटेन करने का काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपके लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों एक सिंगल चीज की। हमने कल से शुरू किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको कल क्लियर किया था और क्लियर करने के बाद मैंने आपको बताया था सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। सोमेटिक नर्व में टच पेन सेंसेशन जितना भी आपको नजर आता है वो सारी चीजें आपको उसी के अकॉर्डिंग। सर आप वीडियो बंद कीजिए ना, आप मूव कर रहे हो मेरे आईज के सामने, मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है। आप ही से कह रहा हूं माननीय नौशाद जी, डॉक्टर नौशाद जी प्लीज वीडियो बंद कीजिए। आप ही से कह रहा हूं। समझते बेवकूफ लोग ऐसा है। जब आप सोमेटिक सिस्टम की बात करते हो, सोमेटिक नर्व की बात करते हो दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है सोमेटिक सेंसेशन मेल कर रहा है। ठीक है, आपको जब टेक्निक सीखना है तो आपको यहां से सीखना पड़ेगी टेक्निक दोस्तों। आपने देखा था यह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यह है सेरिबेलम, यह है मिड ब्रेन, यह है पोन्स और यह है मेडुला और यह है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोमोपैथ की बात करें तो इलेक्ट्रोमोपैथ एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत इजीली बताया गया है और इजीली इस चीज को टेबल प्रैक्टिस में आपको गवर्न करना है दोस्तों। यदि आप नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोमोपैथी में बादशाहत हम लोग काबिल नहीं कर सकते। बिल्कुल बादशाहत कर सकते हैं हम, लेकिन हमको समझे तो समझ में तो आए कि भाई नर्वस सिस्टम का काम कैसा हो रहा है। देखिए
जब आपको मैंने कल बताया था सोमेटिक सिस्टम काम करता है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, टच, पेन, ठीक है, ये सारी चीज, प्रोप्रियो रिसेप्टर। अभी प्रोप्रियो रिसेप्टर मतलब बैलेंस का काम करना। अगर मैं कुछ उदाहरण बताऊं, मैं आपको जो भी चीज पसंद हो सोच लीजिए, आपके सामने कर रहा हूं, आपको जो भी पसंद हो सोच लीजिए, आपके सामने आपकी माँ हलवा पसंद है, आपको हलवा बना रही, रबड़ी बना रही, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये दिखने का सेंसेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आपको दे रहा है, ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का लेवल यहां पर आएगा। अब जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का लेवल आएगा तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन होता है दोस्तों, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। यानी आपकी इच्छा है क्या, नहीं यार आज मेरा पेट भरा मैं नहीं खाऊंगा, आप मना कर दोगे, ये आपके वॉलेंट्री में, ठीक है, ये इच्छिक कंडीशंस में है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप मना कर दोगे। लेकिन आपके मुंह में पानी आ गया, आपका फेवरेट है, आपने भले ही मना कर दिया, नहीं यार आज मेरा पेट भरा है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आपके मुंह में पानी आ गया, आया समझ में। यानी वॉलेंट्रीली आप ऐच्छिक क्रियाएं वो होगी जो आप चाहते हो और उसके बावजूद आप स्ट्रांगली कहते हो हाँ मुझे नहीं करना, वो वॉलेंट्री क्रिया होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट भी बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है बैलेंस के लिए। तो जैसे ही आपको इच्छा हुई कि यार आज मेरा फेवरेट आइटम है पर मुझे नहीं खाना, आप देखो सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है। ये वॉलेंट्री लेवल और इनवॉलेंट्री लेवल को समझाने का। आपके पास में कोई दो डॉक्टर गए, ठीक है, अब दो डॉक्टर में से दोनों आपके परिचित है, लेकिन एक आप बहुत पसंद करते हो, एक को नहीं करते हो। आपने कहा यार एक के चक्कर में मैं दूसरे को भी नहीं जाता, आप नहीं गए, आपने हाथ भी नहीं मिलाया, ठीक है, ये आपकी वॉलेंट्रीली इच्छा है, ठीक है, वॉलेंट्री इच्छा है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए था, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री लेवल, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए। अगर आप इस चीज को नहीं माइंड करेंगे, आगे जाकर आप लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। ये इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटी और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी आप काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, इसके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। और यही डिपेंडेंसी आपको वहां पर बताती है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम किस लेवल पर काम करता है। यही चीज आपको टेक्निकली देखना है। जब दूसरी चीज कहोगे आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो आपको याद रखना है दोस्तों, विसरल और वेजिटेटिव सिस्टम दोनों के कमांड इसी के हाथ में होती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, ये रेगुलेशन के साथ कंसर्न होता है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके रेगुलेशन, इसीलिए वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। और यही कारण है जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा जाता है तो दो सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। यदि आपकी बॉडी में यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का अगर बैलेंस बना रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। यदि इस आप स्पेशली इसी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, आपकी बॉडी में डिसीज जनरेट होगा। अब यही डिसीज आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है दोस्तों, बहुत सारी जगह पर आपको कॉम्प्लिकेटेड करेगा। और इसीलिए टेबल प्रैक्टिस में बहुत नेसेसरी होता है कि आप काम क्या कराना चाहते हो, आप किस लेवल पर काम कर रहे हो, ये लेवल आपको वहां पर दिखा रहा है कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हो, कि नर्वाइन आपको स्टिमुलेशन करना है या नॉन स्टिमुलेशन करना है। दोनों प्रोसेस आपको यहां पर दिखती है। जब आप किसी भी टेबल प्रैक्टिस में आप इसी लोगन को संभालोगे, इस्तेमाल करोगे, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी के बिहाफ पर बताऊं तो आप सोचिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिबेलम है, मिड ब्रेन, बोन्स, मेडुला, बाकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कल बता चुका हूं। जब आप यहां पर पूरा प्रोटोकॉल सेट करते हो तो आपको नजर आता है, नजर क्या आएगा दोस्तों, कि यहां पर दो चैनल होते हैं, एक होता है एफ्रेन, एक होता है ईफ्रेन, ठीक है, एक होता है एफ्रेन, एक होता है ईफ्रेन। यानी जब भी बॉडी में कोई सेंसेशन जाएगा, आपको कैसा पता चलेगा, मान लो पेन हुआ, टच हुआ, आपका स्वेलिंग हुआ, आपका टेम्परेचर हुआ, ये जितने भी चीजें हैं दोस्तों, ये आपको सेंसेशन जनरेट कर रहे हैं पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी से सेंसेशन जनरेट हुआ, ये जाएगा कहां, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा। जाएगा कैसे, ये जाएगा इस रूट के माध्यम से, करेक्ट, ये जाएगा इसी रूट के माध्यम से, और रूट के माध्यम से जाएगा तो यहां पर डायवर्सन करेगा सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम
बहुत बड़ा सपोर्टिव ऑर्गन होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है। यानी यहां से जब किसी प्रकार का सेंसेशन जा रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तो उसके पहले सेरिबेलम को भी उसकी सूचना मिल जाती है, और सूचना मिल जाएगी तो सेरिबेलम उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देता है कि अभी मेरे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मैसेज आएगा, मैं महामंत्री हूं तो मुझे इनके बारे में सारी जानकारी है और इन्हीं सारी जानकारी के अकॉर्डिंग मैं वहां पर वर्क कर सकता हूं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, और यही कारण है दोस्तों जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहां से सेंसेशन जाता है तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पर बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां से जाएगा, सेकंड का कहां पर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे, वो बनेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जब जाएगा तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनेगा थैलेमस पे, और थैलेमस से जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। ये कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं आपको अभी एक कंक्लूजन बता रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहां से जब एफरेंट चैनल गया तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर ये एफरेंट चैनल पूरी बॉडी में, पूरी विसरा में किसी भी प्रकार का कोई सेंसरी इफेक्ट आता है, उस सेंसरी इफेक्ट को जनरेट करने का काम करता है। तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा दोस्तों? अगर आप सेंसरी इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको मैं बता दूं। यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां पर दो आंखें हैं, ये आंखें यहां पर आ गई, ठीक है, ये ऑप्टिकल ट्रैक हो गया। यहां पर अगर आएंगे आप देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये रिलेशंस हैं। लेकिन इन रिलेशंस के बाद में आपको यहां पर ये जानना है, ये आंखें हैं, फॉरहेड, आप जो फोरहेड पे देख रहे हो ये क्या है, फोर पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। अब इस पार्ट से आप देख रहे हो तो पूरी आईज का जितना भी सेंसेशन जा रहा है ऑप्टिक चाइस्मा पर, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बैक साइड में जाकर दोस्तों कलेक्ट हो रहा है, और पूरे ब्रेन को वहां पर पूरा डायग्नोसिस हो रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम को डायग्नोसिस हो रहा है। अब अगर हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट किया तो आप देखिए F2, S12, C5, WE, WR1, WR2 और Y, क्या इनका डायरेक्ट रोल यहां पर नजर आया आपको? ठीक है, ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है इसके लेवल पर, और यही कारण है दोस्तों मैंने अक्सर इसी लेवल पर यहां पर रिजल्ट किया है, और ये आपके टेबल प्रैक्टिस में आपको दिखा दूंगा, आप जो टेबल प्रैक्टिस में इसको यूज करोगे दोस्तों, ठीक है। पहली बात, अब जब यहां पर ये लिंक नजर आ रही है, यहां से सेंसेशन गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और थैलेमस के माध्यम से सीधा सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर सेंसेशन गया, ब्रेन ने अडॉप्ट किया। अब ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, ब्रेन में एक नर्व एक बार में कई हजारों नर्व के साथ में सेंसेशन को अडॉप्ट करता रहता है, यानी एक नर्व कई हजारों नर्व से रोजाना हर सेकंड में बात करती रहती है और खत्म करती रहती है, बात आती रहती है, जाती रहती है, और वहां पर उनका पूरा यूटिलाइजेशन होता है, पूरा कनेक्शन होता है, पूरा इंटीग्रेशन होता है कि भाई क्या चाह रहा है, बॉडी का डिमांड क्या है। इंटीग्रेशन के बाद में देखा जाता है कि पहले इसी प्रकार का कोई इंटीग्रेशन आया है क्या, अगर आया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी का कंसेप्शन का पूरा नॉलेज हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग मोटर सेंसेशन के माध्यम से दोस्तों पूरी बॉडी में सेंसेशन को भेज दिया जाता है। ये स्पेशल इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। लेकिन जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यहाँ पर बात करते हो, इतना सारा सेंसेशन के माध्यम से हुआ तो पूरी बॉडी के जो भी सेंसेशन आपके ब्रेन तक जा रहा है वो सब सेंसरी सिस्टम पे काम करता है। इस पूरे सिस्टम पर अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो S3C3 का सबसे बड़ा रोल आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। यानी ये S3C3 यहां पर इस पूरे सेंसरी सिस्टम के लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, S3C3 का रोल नजर आएगा। इवन पैरालिसिस भी होगा तो पहले आपको S3C3 के लेवल पर, इस सेंसरी नर्व के लेवल पर आपको सेंसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है कि भाई वहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज आया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ क्या गया, ऐसा क्या सेंसेशन है? तो दोस्तों यहां से शुरू होता है मोटर ट्रैक, यानी मोटर नर्व का माध्यम आएगा यहीं से, जाएगा भी यहीं से, और यहीं से सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिबेलम दोनों मिलकर यहां से इफरेंट के माध्यम से जो चैनल आएगा उसको बोलेंगे हम इफरेंट चैनल। और ये इफरेंट नर्वस सिस्टम दोस्तों पर्टिकुलर ब्रेन ने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसी कॉन्सेप्ट को समझकर वहां पर पर्टिकुलर उस एरिया में ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि पेन का सेंसेशन होता है उस पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों पूर्ण रूप से
अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पता है तो आप मान के चलिएगा दोस्तों, मैं दावे से कहता हूं इलेक्ट्रोपैथ में आप बहुत बड़े डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन अगर आ गया तो नेगेटिव मेडिसिन का फंक्शन पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। न्यूट्रिशन तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल के लेवल पर हमने पहले ही ब्लड और लिम्फ पढ़ा है, और ब्लड और लिम्फ के लेवल पर हमको बहुत क्लियर समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन तो बहुत ईजी है, बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन नर्वस सिस्टम समझा के बता दो आप। ठीक है, क्यों समझाने की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप टेक्निकल बात करें तो मैं टेक्निकल हिसाब से आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए बॉडी का लिंक कैसे करते हो आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बॉडी का लिंक कैसे करोगे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से? हमने कह दिया सेंसरी और मोटर, इसके अलावा कुछ होता है? ठीक है, आपने क्रेनियल नर्व का नाम सुना है, आपने स्पाइनल नर्व का नाम सुना है, ये क्या है? ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होता है, और ये इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए बहुत टेक्निकली स्ट्रांग काम करता है। टेक्निकली स्ट्रांग काम इसलिए करता है कि विजिबली जब आप देखोगे तो क्रेनियल नर्व पर्टिकुलर आपके पूरे फेस रीजन से निकलकर, ठीक है, और पर्टिकुलर आपकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट में सप्लाई करती है, तो डेफिनेटली आपके ब्रेन से लेकर आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पर हमने 45 पॉइंट्स पढ़े, उस 45 पॉइंट्स में आपको क्लियर बताया गया, और उन्हीं 45 पॉइंट्स के लेवल पर आपको स्टडी करने पर ज्ञान मिला था कैसे हम केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन, केवल स्मेल थेरेपी, किसी केवल स्पाइनल कॉर्ड पे एप्लीकेशन से हम कैसे मैजिकल रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। इसी बात पर डिपेंड करता है टेक्निकली हम क्या जानते हैं। अगर हम जानेंगे, पहचानेंगे, तो हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये पर्टिकुलरली दोस्तों यहां से जब निकलेगी तो क्रेनियल नर्व आपके पूरे फेस रीजन, अपर रीजन से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जाएगी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जो ब्रेन का मैसेज है इसी क्रेनियल नर्व के माध्यम से पर्टिकुलर दोस्तों आपको जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है उसके माध्यम से पर्टिकुलर आपके एरिया को सप्लाई होती है। और अगर आपने ज्ञान करा 12 क्रेनियल नर्व का तो आपका ऑल्फैक्टरी भी उसी में आएगा, आपका हेड रीजन भी उसी में आएगा, विजन भी, डिफनेस भी, सारी चीज, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, एक्सेसरी नर्व, जितनी भी वेगस नर्व, आप जब ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको एक छोटा सा टिप्स देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। दोस्तों आज टेबल प्रैक्टिस में आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो आपसे कहते हैं कि साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, मेरा दस्त साफ नहीं हो रहा, और दस्त साफ नहीं हो रहा, मुझे इंडाइजेशन हो गया, देखिए धीरे धीरे आप लोग क्या एंटासिड देते हो, आप लोग क्या करते हो, जितनी भी ओमेप्राजोल, एसिलॉन के सब देते हो। क्या कर रहे हो भाई? आप कोई सॉल्यूशन कर रहे हो क्या? सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप स्टमक पे जाकर स्टमक को कह रहे हैं रुक गैस्ट्रिक जूस कम कर, क्योंकि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वहां पर कम करा रहे हैं। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना नेसेसरी है आपको पता है? ठीक है, आपको पता है। और सबसे बड़ी चीज, आपका डाइजेशन क्लियर नहीं हो रहा, इसीलिए आप देखो कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप S10W से एसिडिटी कवर कर सकते हो, C10W से ही एसिडिटी कवर कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिड्यूस कर रहे हो। मैं कहता हूं आप किडनी से एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हो। कितने लोग मानते हो? आपको आना चाहिए तरीका, अगर आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, हमने हमारे सारे मित्रों को जो हमारे क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं 4 साल में, हम लोगों ने उनको बता चुके हैं, और आज वो मैजिक रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। मैं वही कह रहा हूं, जब आपको पता ही नहीं है कि एसिड कंट्रोल कैसे कर रहे हो, आप वहां पर एंटीसिड दे रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, और ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, रिकरेंट एसिडिटी होने लग जाएगी। जब रिकरेंट एसिडिटी होगी, रिफ्लक्सेस होंगे। आप देखो GERD कितना कॉमन हो गया, गलती किसकी? जिसको पता नहीं है उसकी गलती। ठीक है, GERD हुआ, बहुत ज्यादा एसिड हुआ, ऊपर की तरफ वेपर जा रहा। अब जब ऊपर की तरफ वेपर जाएगा तो आप देखो गला खराब, ऐसे पेशेंट का बार बार बोलेगा साहब मुझे गले में इरिटेशन हो रहा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, आप देखो वो बोलेगा साहब मुझे तो हेडेक हो रहा, लगातार हेडेक होना शुरू हो जाएगा, रिकरेंट हेडेक होगा, बार बार हेडेक होगा। अभी क्या है प्रॉब्लम? कहाँ है? डाइजेशन में, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसीलिए उसको हेडेक हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है, एसिडिटी, हेडेक आम समस्या हो गई, धीरे धीरे करके आप देखो पूरी वेगस नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा और अंत में इंसोम्निया हो जाएगा। इन्हें पेशेंट इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं आ रही साहब मेरे को। आप देखो आज के समय में मैक्सिमम लोग आपके पास आएंगे ना, जब आप उनके टेली, आप रिवर्स गियर में चलो, उनको पूछो आप
क्या आपको नींद नहीं आ रही तो क्या आपको हेडेक होता था? बोले हाँ होता था साहब। क्या कर रहे थे? बहुत मेडिसिन लिया सर, एंटासिड लिया, ये वो लिया, क्योंकि मुझे एसिडिटी होती थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, गैस्ट्राइटिस होता था, जीआरडी होता था, वेपर ऊपर जाता था, ये होता था, सारा बताएगा। और उसके बाद क्या बोलेगा? आप कहोगे भाई तेरे को प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई है, एसिडिटी से जुड़ी हुई है, रुक मैं इसको ठीक करता हूं। जैसे वो ठीक करोगे हेडेक, इंसोम्निया जैसे रिवर्स गियर में आकर समाप्त हो जाएगा। ये मेन चीज है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि वेगस नर्व को आपने बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया। वेगस नर्व क्या है? ठीक है, ये वही क्रेनियल नर्व्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी का सिस्टम हो रहा है वो नर्व के माध्यम से भी बहुत जगह काम करता है। और अगर आप इसी नर्वाइन सिस्टम पे काम करना चाहते हो तो मुझे बताइए, एसिडिटी में S2C15B का रोल आप में से किसने नहीं लिया? अब यही चीज अगर हम दूसरी तरह से करें, S2C10L1F1B D5 में ग्लोबल चूसने को दी दीजिए रिकरेंटली, किसने नहीं कहा 100% रिजल्ट आता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हमने S1 100 या S2 100 में स्लास को अलग से अल्टरनेट 30 पोटेंसी में करके अगर हमने चला दिया, पेशेंट रिकवरी पे आ जाता है। कई बार हार्ट कॉन्स्टिपेशन को S11 1000 से ठीक किया, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि हमने साइकोलॉजिकल काम किया, हमने हमारे दिमाग से पेशेंट की कंडीशन को अकॉर्डिंग वहां पर काम किया। तो नर्वाइन सिस्टम पे भी काम करने से रिजल्ट फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी डिसीज बहुत फैल रही होती है, दो चीज होती है, एक लोकल डिसीज, एक जनरल डिसीज। अब कई बार तो आप मल्टीपल डिसीज देखते हो और फिर पूछते हो साहब इसको तो मल्टीपल डिसऑर्डर है। आप जड़ पे नहीं जाते हो कि इसकी जड़ की शुरुआत कहां से हुई थी। पेशेंट को बोलो सबसे पहले आपको क्या हुआ था। जब पेशेंट बोलता है साहब मुझे सबसे पहले ये हुआ था, अगर ये हुआ तो आप उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी को सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे एक एक डिसीज ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा बाहर निकलती चली जाएगी। और 100 में से 75 बीमारी जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होती है। इसलिए जनरली हिंदुस्तान में ये रेशियो देखा जाता है। लेकिन जो 15 से 20% होती है ना, बहुत जिद्दी होती है, जो न्यूरोलॉजिकल होती है। लेकिन हम बहुत अच्छे से ठीक कर रहे हैं। पार्किंसोनिज्म बहुत अच्छे से ठीक कर रहे हैं। हिर्सुटिज्म अभी पार्ट 4 वाले गारंटी से ठीक कर रहे हैं। अगर आप किसी भी लेवल पर एसिडिटी जा रहे हो, हम 100% क्यूर कर रहे हैं। अगर आप पार्किंसोनिज्म के साथ डोपामिन सिक्रेशन कम हो गया जिसके कारण डिसीज हो रही, हम तुरंत ठीक कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, हम तुरंत ठीक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो रहा है, हमारा ग्रुप के मेंबर सीनियर जितने भी हमारे कलीग भाई बहन है, सारे लोग दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट को मैजिक तरीके से ठीक कर रहे हैं। नर्वाइन डिसीज हम लोगों ने उसको मुट्ठी में कर लिया स्मेल थेरेपी के हिसाब से। ठीक है, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के उपयोग से रेडियो एक्टिव वेव जनरेट कर रहे हैं। तो भाई व्हाट इज रेडियो एक्टिव वेव? आपको पता करना चाहिए कि रेडियो एक्टिव वेव क्या है। और अगर रेडियो एक्टिव वेव के बारे में आप जानकारी ले रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा कोई चिकित्सक यहाँ पर हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों। यही कारण है जब टेक्निक्स आप अपनाना शुरू करते हैं, नॉलेज आपके पास होता है, देन यू कैन क्योर मोर देन 988 पेशेंट्स देन 1000। जब वहां पर 1000 पेशेंट की तुलना में 988 पेशेंट को आप क्यूर करते हो तो ये आपकी बहुत पॉजिटिविटी होती है। मैं 12% को इसलिए मायने रखता हूं कि 12 केसेस तो कहीं ना कहीं हमारी गलती या सामने वाले की गलती, आपके कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें टेंशन नहीं। 88% का लगभग अगर आपका रिजल्ट मिलता है, आपसे बेस्ट डॉक्टर नहीं है दोस्तों, मान के चलिएगा। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर मिल जाए, कितना भी बड़ा, कई बार वो गलती करता है, कई बार करता है, या तो पैसे के लालच में या जल्दबाजी में। ठीक है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलते हैं। अक्सर उल्टा कर दीजिए आप, वो ज्यादातर गलती करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है जब मैं आपको बता रहा हूं कि क्रेनियल नर्व से आपने स्पाइनल कॉर्ड पर मैसेज छोड़ दिया, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्या, पूरी स्पाइनल कॉर्ड से पूरा मैसेजेस आपके बॉडी में विसरल ऑर्गन पर सबसाइड होता है। और विसरल ऑर्गन के लेवल पर जहां जहां सप्लाई होता है, उसी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से उनका फंक्शन कंट्रोल कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि आप स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को कंट्रोल करोगे, समझ जाओगे, आप स्पाइनल कॉर्ड से ही बहुत सारे फंक्शंस को जनरेट कर सकते हो। आप चाहते हो सेक्स पावर बढ़ाना, आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा, वहां पर आप अप्लाई करा दीजिए। और किसी को नपुंसक करना है, उसी के अगेंस्ट एक पॉइंट बताऊंगा, वहां अप्लाई कर दीजिए वाई, आप देख लीजिए वो पूर्ण रूप से नपुंसक हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोटोकॉल आप किस तरह से जनरेट कर रहे हो दोस्तों। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस की बात है। अगर आप न्यूरोलॉजिकल, अभी कई पेशेंट्स को आप देखते हैं इन्यूरेसिस की प्रॉब्लम होती है, कई को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है,
कई लोगों को देखो सर्जिकल किसी प्रकार से इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल सर्जरीज होती है और उसके बाद में देखो उनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता। मैं आपको कहता हूं आप केवल ओरिजिनल मेडिसिन के लेवल पर, आप डायल्यूशन के लेवल पर स्टडी करके एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियो एक्टिव वेव को स्टिमुलेट करके उसको भी करेक्ट कर सकते हो। हमारे ग्रुप के काफी सीनियर मेंबर्स हैं, काफी लोगों को क्रिएट कर चुके हैं। अगर पैरालिसिस की बात करें तो पैरालिसिस के लेवल पर भी कई पेशेंट्स को हम लोगों ने दोस्तों अकॉर्डिंगली वहां पर ठीक किया है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों, जो मैंने कंक्लूजन के रूप में आपको बता दिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन सबसे मेन चीज होता है कि आपको पता करना पड़ेगा न्यूरॉन भी तो एक सेल है। अगर न्यूरॉन एक सेल है तो सामान्य सेल में और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है? क्या न्यूरॉन, कई लोग बोलते हैं रिजनरेट नहीं होता, ठीक है, तो याद रखिए ऐसा क्यों और क्या हम उसको किस लेवल तक जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन के रोल को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूरॉन या नर्व सेल को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यानी न्यूरॉन के बारे में जान लिया मतलब आधा काम आपका खत्म। न्यूरॉन बॉडी में पाए जाने वाले अन्य सेल के समान ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पर पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। यानी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ अन्य सभी ऑर्गेनेल जो सिंपल सेल में पाए जाते हैं सभी पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा तब भी अन्य सेल से ये सेल अलग होती है, और अलग होती है तो उसका कारण है दोस्तों, उसमें कुछ चीजें जो होते हैं डिफरेंट तरह से होती है। और डिफरेंट तरह से होने से कारण दोस्तों हम दो तरीके, उन दो तरीके के आधार पर न्यूरॉन के दोस्तों हम वहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये सेल से अलग है। पहला, न्यूरॉन की ब्रांचेस या प्रोसेस होती है, दूसरी सेल की ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन न्यूरॉन की ब्रांचेस होती है और इसकी प्रोसेसेस होती है जिन्हें हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं। याद रख लेना, न्यूरॉन की ब्रांचेस होती है या प्रोसेसेस होती है जिन्हें हम एक्सॉन या डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर ये चीज आपको याद है तो आप सब चीज को वहां पर लड़के निकल जाओगे दोस्तों। न्यूरॉन में कभी भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, याद रख लेना, न्यूरॉन में कभी भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा इसीलिए इसमें डिवीजन भी नहीं होता, ठीक है। याद रख लेना, सेंट्रोसोम करता क्या है, जब ये सेल है यहां पर ये न्यूक्लियस कंडेंस्ड है, जब सेल डिवीजन होना है तो यहां पर न्यूक्लियस जो होता है इस प्रकार से फैलता है। ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम डिवाइड होकर यहां से आधे क्रोमोसोम इधर के सेल में, आधे क्रोमोसोम की इधर के सेल में डिवीजन करने के लिए, यानी सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का होना बहुत जरूरी है। लेकिन नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अगर नहीं पाया जाएगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। अर्थात एक बार नर्व जनरेट हो गया तो जब हम पैदा होते हैं ना, मिलियंस ऑफ मिलियंस नर्व्स आपके बॉडी में होते हैं, और धीरे धीरे करके जब आप मैच्योर स्टेज में आते हैं तब तक बहुत सारे नर्व डीजनरेट हो चुके होते हैं। अगर आपका एक नर्व भी मौजूद है तो आप उसको रिजनरेट करा सकते हो, लेकिन जब नर्व पूरे डैमेज हो गए उसको फिर रिजनरेट आप नहीं करा सकते हो। याद रख लेना इस बात को। इसीलिए दोस्तों जब हम एक्सॉन की बात करते हैं, डेंड्रॉन्स की बात करते हैं, इनका काम अलग अलग है। इसीलिए जब न्यूरॉन को आप अलग सेल से डिवाइड करते हो तो एक्सॉन, उसमें प्रोसेसेस होती है, उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचेस होती है दोस्तों, इसलिए डिवीजन। और दूसरा, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए इसका डिवीजन आप नहीं कर सकते हो, पहली बात। लेकिन जब आप न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करते हो तो आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है दोस्तों, जब स्क्रीन के लेवल के स्टडी करोगे तो आप देखोगे न्यूरॉन को 3 डिफरेंट मेथड के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, और ये तीनों मेथड अलग अलग होती है क्योंकि न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में हर जगह अलग लेवल पर पाया जाता है, उसका फंक्शन अलग लेवल पर काम करता है। तो अलग लेवल पर वहां पर उपस्थित ऑर्डर कि वो ऑर्गन क्या काम करेगा, उस ऑर्डर के अनुसार इनका जो है डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूरॉन में पोल्स कितने, उस पोल्स के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाएगा। दूसरा आधार होता है फंक्शन क्या करता है, उस फंक्शन के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाएगा। तीसरा होता है एक्सॉन की लेंथ क्या होती है, पूरी एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग उसको दोस्तों वहां पर क्लासिफाइड किया जाता है। इसलिए मुझे बड़ा दुख कहना पड़ता है दोस्तों कि हमारे इलेक्ट्रोमैथ जितने भी फिजिशियंस हैं केवल 10% सीएनएस का नॉलेज रखते हैं, केवल 10%, और 10% रखने के कारण फेलियर आती है उनके पास। अभी हमारे जितने सीनियर है अभी खुल के बोलने लग गए कि वाकई में आपकी बात सही है सर, आज हम जो प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट इतने स्ट्रांग हो गए कि अब हमें डर नहीं लगता
क्योंकि हमें वो चीज समझ में आ गई है कि मेडिसिन काम कैसे करती है। तो यही तो मेन चीज होता है। मॉडर्न साइंस देखो नई नई थ्योरी बनाता है, हम लोग पुरानी थ्योरी में ही झगड़ रहे हैं अभी तक। एक कहता 19 करो, एक कहता 147 करो, हम वही लटके हुए हैं अभी जहां से शुरू हुए थे। और मैं कहता हूं दोनों करो। क्यों करो ये भी मैंने आपको क्लियर किया कि जब भी आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है 19 का प्रयोग बेहतर होता है। जब आपको नेगेटिव में यानी लोकल डिसीज पे काम करना है 19 से काम कर लो, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। वहां आप 147 से करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको जनरल डिसीज है, बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, आप स्किन डिसीज का ट्रीटमेंट करते हो, आप नर्व का ट्रीटमेंट करते हो, आप नेगेटिव में करके देख लो। आप देख लेना दोस्तों कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पोल्स के नंबर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर और एक्सॉन की लंबाई के लेंथ के आधार पर 3 प्रकार से आप न्यूरॉन को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। यदि आप पोल्स के नंबर के आधार पर आप डिवाइड कर रहे हो तो पोल्स के नंबर के आधार पर आप जो नर्व फाइबर को देख रहे हो जो अराइज हो रहा है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। इनके तीनों का बहुत बड़े काम है दोस्तों। जब यूनिपोलर होता है तो यूनिपोलर न्यूरॉन वो होते हैं दोस्तों जिसमें एक ही पोल होता है, यानी एक डंडी होती है और न्यूरॉन्स के जो पोल होता है एक साइड निकला होता है, ठीक है। और ये जो यूनिपोलर होता है आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं। इसी सिंगल पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट्स एराइज होते हैं। और इस प्रकार के नर्व सेल कहां पाई जाती है? ह्यूमन बींग्स में केवल और केवल जब हम पैदा होते हैं यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उपस्थित रहती है। याद रख लेना, ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है जहां पर आपके बहुत सारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट होता है, उसके आगे के प्रोसेस वहां पर जनरेट होती है, याद रखिएगा। दूसरा होता है बायपोलर न्यूरॉन, यानी सेंट्रल में वहां पर आपको न्यूरॉन सेल बॉडी नजर आ रही है और दोनों तरफ आपको एक एक एक्सॉन्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसे न्यूरॉन जिसमें 2 पोल्स पाए जाते हैं दोस्तों उन्हें बायपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें से एक पोल से एक्सॉन अराइज होता है और दूसरे पोल से डेंड्राइट अराइज होता है, ठीक है, याद रख लेना। यानी एक पोल से एक्सॉन अराइज होगा, एक पोल से डेंड्राइट अराइज होता है, ठीक है। दूसरा तीसरा ऐसे न्यूरॉन जो मल्टी मतलब पोलर होता है जिसमें बहुत सारे पोल्स पाए जाते हैं दोस्तों। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है इसे न्यूरॉन बहुत सारे जिसमें पोल्स होते हैं, इनमें से एक पोल एक्सॉन को राइज करता है और जबकि सभी अन्य पोल्स डेंड्राइट को राइज करते हैं। आप देखिए जो थर्ड डायग्राम है, एक पोल आपका बढ़कर एक्सॉन को राइज कर दिया और जो बाकी के जो पोल्स होते हैं छोटे छोटे पोल्स वहां से डेंड्राइट्स राइज होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स वहां पर उसको इसी तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। अगर आप फंक्शन के आधार पे करोगे तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया था। याद रखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन के आधार पर नर्व सेल को 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हो आप, मोटर और सेंसरी। मोटर मतलब इफ्रेंट न्यूरॉन, मोटर मतलब इफ्रेंट न्यूरॉन, मेडिसिन S5C5, याद रख लेना। सेंसरी यानी कि एफ्रेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी मतलब एफ्रेंट न्यूरॉन और एफ्रेंट न्यूरॉन मेडिसिन S3C3, याद रख लेना दोस्तों। मोटर और एफ्रेंट न्यूरॉन और सेंसरी या आपका एफ्रेंट न्यूरॉन, अगर इनके फंक्शंस को जान जाओगे ना, हर लेवल पर कहीं पर भी बॉडी में कोई फंक्शंस का डिफेक्ट आ जाए, चाहे वो ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर हो, चाहे वो वहां पर वॉलेंट्री के लेवल पर हो, इनवॉलेंट्री के लेवल पर हो, माइलिन शीट वाले या अनमाइलिन शीट वाले दोस्तों अनमाइलिनेटेड फाइबर के लेवल पर हो, अगर प्रोटोकॉल आपको आ गया तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम मोटर या इफ्रेंट नर्व की बात करते हैं दोस्तों। मोटर या इफ्रेंट नर्व वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंपल्सेस को पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मसल्स हुआ, ग्लैंड्स हुए, ब्लड वेसल्स हुआ, जनरली प्रत्येक मोटर न्यूरॉन का एक लॉन्ग एक्सन होता है और उसमें छोटी छोटी शॉर्ट डेंड्राइट्स होती है जो इस पूरे फंक्शन को वहां पर परफॉर्म करती है। इसीलिए इसका रिजल्ट आपको वहां पर दोस्तों बहुत ही ब्रिलियंटली एडॉप्टेशन के साथ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें, एक लॉन्ग एक्सॉन होता है, एक शॉर्ट डेंड्राइट्स होता है, इसके लेवल पर समझ में आना चाहिए कि ये मोटर इफ्रेंट न्यूरॉन यानी बॉडी से, स्किन से, टच पेन रिसेप्टर के माध्यम से, प्रोप्रियो रिसेप्टर के माध्यम से जब सेंसेशन आपका पर्टिकुलर ब्रेन में गया, वहां पर उसका इंटीग्रेशन हुआ, पूरा उसका समझा गया और उसका रिस्पॉन्स दिया, तो बॉडी में रिस्पॉन्स इसी मोटर या इफ्रेंट न्यूरॉन्स के माध्यम से आता है दोस्तों, याद रख लेना आप।
यानी मसल्स ठीक करना है, ग्लैंड्स ठीक करना है, ब्लड वेसल्स ठीक करना है, आपको याद रखना है मुझे मोटर इफरेंट न्यूरॉन्स के सिस्टम पर अटैक करना पड़ेगा, मुझे वहां पर उसके फंक्शन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता लग गया तो आप मुझे बता देना कि आप कहां कहां किस किस ऑर्गन के फंक्शन को आप मोटिवेट करते जा रहे हो दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जब सेंसरी या एफरेंट नर्व की बात आएगी तो सेंसरी या एफरेंट नर्व जो तो वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी इंपल्सेस को पेरिफेरी से यानी आपके बॉडी के परिधि से आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हो दोस्तों। यानी जनरली प्रत्येक सेंसरी न्यूरॉन का एक शॉर्ट एक्सॉन होता है और लॉन्ग डेंड्राइट्स होती है। याद रख लेना, इसमें क्या होता है, प्रत्येक सेंसरी न्यूरॉन का एक शॉर्ट एक्सॉन होता है, यानी इसमें एक्सॉन शॉर्ट होता है लेकिन डेंड्राइट्स लंबे होते हैं। याद रख लेना इस डिफरेंस को, और यही कारण है सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन बहुत ज्यादा सेंसेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। याद रख लेना इस बात को। आपने जब मोटर एफरेंट न्यूरॉन में देखा था वहां डेंड्राइट शॉर्ट है लेकिन एक्सॉन बहुत लंबे है, लेकिन जब सेंसरी इंपल्सेस यानी एफरेंट न्यूरॉन्स में देखा एक्सॉन शॉर्ट है लेकिन डेंड्राइट्स बहुत बड़े होते हैं। और इसीलिए दोस्तों जब तीसरा आप देखते हो क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की लंबाई के अकॉर्डिंग आप बताते हो कि भाई एक्सॉन के लेंथ पर डिपेंड करेगा कि वहां पर जो न्यूरॉन है उसके क्या नाम है, क्या पार्ट है। तो दोस्तों दो भागों में डिवाइड कर सकते हो आप, पहला होता है गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और दूसरा होता है गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। ठीक है, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन दोनों के फंक्शंस बहुत अलग अलग होते हैं और दोनों फंक्शन अलग अलग होने के कारण इसके ऑर्गन के काम भी अलग अलग होते हैं। कैसे, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन का लॉन्ग एक्सिस होता है दोस्तों, और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है। यानी याद रखना आपका ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इस न्यूरॉन की सेल बॉडी पाई जाएगी। याद रख लेना इसमें एक लॉन्ग एक्सिस होता है और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वहां पर पाई जाएगी और इसका एक्सॉन रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यानी ब्रॉडमैन एरिया से याद कर लीजिए, यानी यहां से कंट्रोल हो रहा है और आपकी बॉडी में पेरिफेरल सिस्टम में जहां जहां पर उसका सेंसेशन होता है, जहां जहां कंट्रोल होता है, पूरी बॉडी के पार्ट का कंट्रोल आपके इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इसी गोल्गी टाइप 1 जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके माध्यम से कंट्रोल होता है। तो दोस्तों आप फीवर आता है, आप एक्सटर्नल कंप्रेस करते हो तो फीवर उतर जाता है। क्यों उतरता है? ठीक है, पेन हो रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको डिमेंशिया हो रहा, मेमोरी लॉस हो रहा, माइग्रेन हो रहा, आप एक्सटर्नल अप्लाई करते उतर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आप गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स के लेवल पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है पेरिफेरल पार्ट में, लेकिन गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स के माध्यम से आप स्टिमुलेट कर रहे हो क्योंकि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मौजूद है और उसमें मौजूद होने के कारण आप ब्रेन के माध्यम, इसीलिए तो कहा जाता है ज्यादातर केसेस में जब न्यूरॉन या क्रोनिक डिसीज का आप ट्रीटमेंट करेंगे आपको हेड ऑयल का प्रयोग करना ही करना चाहिए, आपको स्पाइनल ऑयल का प्रयोग करना ही करना चाहिए। अगर हेड ऑयल स्पाइनल ऑयल का प्रयोग करते हैं आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों 100%, जो कोई मॉडर्न साइंस का डॉक्टर नहीं कर पाया वो आप विद इन शॉर्ट पीरियड, आप मान के चलना 3 महीने 4 महीने में बड़े से बड़े केस में आप रिजल्ट दे दोगे। और यही केस हमारे ग्रुप के कई मेंबर्स हैं जो कैंसर, जो नर्वन डिसीज जितनी भी हो, डिमेंशिया, अभी मलिका मैम के प्रोटोकॉल्स देखिए आप, मैक्सिमम 4 से 5 पेशेंट के प्रोटोकॉल 3 से 4 महीने में हर केसेस में आप देखिएगा, आप पार्किंसोनिज्म के लेवल पर देखिए, डोपामिन के लेवल पर देखिए, उनको करेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। इसीलिए ये एक्सॉन्स रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंचता है और बेसिकली उसका वर्क आपको देखने को मिलता है, तुरंत वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जब आप गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन की बात करेंगे तो याद रखना दोस्तों इस प्रकार के न्यूरॉन में शॉर्ट एक्सॉन होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एक्सॉन होते हैं, और ये न्यूरॉन कहां पर रहेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित रहेगा। अर्थात आपको यही डिफरेंशिएशन बता दिया, गोल्गी टाइप 1 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट और पेरिफेरल ऑर्गन जितने भी होते हैं वो कनेक्शन में होता है गोल्गी टाइप 1 के। लेकिन गोल्गी टाइप 2 होता है एक्सॉन शॉर्ट होता है, और एक्सॉन शॉर्ट होने के कारण ये केवल सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में ही उपस्थित रहता है। याद रख लेना इस चीज को, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में ही उपस्थित होता है, और अगर इसको स्टिमुलेट करना तो स्पाइनल कॉर्ड पर आप स्टिमुलेशन करोगे। ठीक है, आप फॉरहेड पर स्टिमुलेशन कर दीजिए, ये भी स्टिमुलेट हो जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी भी लेवल पर ट्रीटमेंट करते हो, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई डिसीज डेवलप हो रही है, समय कितना हुआ, पहला ड्यूरेशन क्या है, क्या वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पहली बात यहीं से प्रोटोकॉल सिलेक्शन हो जाता है, डोज कैसे देना, डाइल्यूशन कैसे देना, यहीं से सिलेक्ट हो जाता है। यदि आपको लग रहा है कि डिसीज न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के कारण हुआ है, आप डायरेक्ट 1:9 के रेशियो से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दीजिए, न्यूट्रल से दे दीजिए आप D5, या 147 से देना चाहते हैं सेकंड डाइल्यूशन, आप न्यूट्रल से डिवाइड कीजिए। और जब न्यूट्रल से आप यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं तो आप प्रोटोकॉल का रिजल्ट देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में उस ऑर्गन के लेवल पर लड़ने की शक्ति आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि भाई ऑर्गन में इतनी ताकत ही नहीं है, ऑर्गन उस ताकत के लायक बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको जितना भी वर्क करने का तरीका होता है वो फेलियर में चला जाता है। ऑर्गन कमजोर होगा तो डेफिनेटली रोगों से लड़ ही नहीं पाएगा। आप सबसे पहले उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देकर मजबूत कीजिए। अब आप जैसे ही मजबूत करते हो, आप देखते हो अरे यार डिसीज तो बहुत दूर भाग गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि नर्वाइन मेडिसिन के 2-3 डोज दे दीजिए। आप जब नर्वाइन मेडिसिन के 2-3 डोज देते हैं, मान लो किसी को अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, आपने क्या करा, वहां पर मान लो अर्टिकारिया हो रहा, आपने क्या करा, S5C6Y200 डाइल्यूशन सिंगल 2-3 डोज दे दिए। आपने 2-3 डोज दिए, आप देखिए अर्टिकारिया तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तुरंत जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक नहीं हुआ। आपको ठीक करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल वहां पर बहुत सारी मेडिसिन 4-5 प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपको देना पड़ेगा। जब वो आप देंगे तो धीरे 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 करके दोस्तों आप देखेंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने के अंदर, अगर एक्यूट है 1 महीना, क्रॉनिक है 3 से 6 महीना, आप देख लीजिएगा आपकी पूरी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सबसे पहले उस डिसीज को बढ़ने से रोक दिया। इसलिए हाइपोटेंसी बहुत नेसेसरी है। अगर आप हाइपोटेंसिस का लेवल दोगे, आपका रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा। कोई क्या कहता मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी लाइफ में 27 साल में जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाइपोटेंसी के 3 डोजेस देकर उसको रोक दिया। अब आप मेन प्रोटोकॉल पर आइए, आपको देखना है उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, आप दे दीजिए। न्यूट्रल देने की जरूरत है, दे दीजिए। न्यूट्रल डोज से ज्यादातर जितने भी केसेस को ट्रीट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, हमारे सामने पॉजिटिव और नेगेटिव सामने आ जाएगा। हमें नहीं पता कि इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो अप एंड डाउन हो रही है, और इस अप एंड डाउन थेरेपी को हमको कंट्रोल करना है। और इसीलिए ये पूरा साइंस वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको टेबल प्रैक्टिस में यूज करना है। और यही कारण है जितने ज्यादातर केसेस में हम इस प्रकार के ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, और यही कारण है उसके बाद आप जब वहां पर पर्टिकुलर मेडिसिन को D5 से देंगे तो कुछ समय के बाद आपके सामने आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए, जो बाद में आए थे वो पहले जाएंगे, जो सबसे पहले आया था वो आखिरी में जाएगा। इसीलिए सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए, जो पहले आया था वो आपके सामने आके सामने आ गया। अगर सामने आया तो बढ़ा हुआ आया, घटा हुआ है। अगर घटा आया तो आप D5 से D4 पे आ जाओ, यानी आपको पॉजिटिव कर देना है। लेकिन आपको लगा नहीं बढ़ रहा है, आप उसको नेगेटिव करते चले जाओ। स्किन डिसीज में सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, अगर एग्रावेशन हो रहा है, खुश हो जाइए कि मेडिसिन करेक्ट है, मेडिसिन 100% करेक्ट है, लेकिन डायल्यूशन गलत दे दिया आपने, आपने पॉजिटिव रह गया। वो डायल्यूशन जो देना था उससे काफी ज्यादा पॉजिटिव डायल्यूशन है, उसको आप नेगेटिव करते चले जाओ। जैसे ही नेगेटिव करोगे आप रिजल्ट देख लीजिएगा, 100% ऑथेंटिक रिजल्ट आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसे मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहते हो। इसीलिए ये बारीकियां आपको पता होना ही चाहिए, अगर नहीं होगी। अब एक छोटा सा उदाहरण, आप किसी लेवल पर किसी भी प्रोसेस में हाई ब्लड प्रेशर को देखते हो। अब हाई ब्लड प्रेशर को देखते हो, अगर आप उसमें पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा, मान लो किसी को हाई बीपी हो रहा है और आप बार बार पॉजिटिव मेडिसिन का उपयोग कर रहे हो, और पॉजिटिव मेडिसिन दे रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, बहुत डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपको नेगेटिव ही जाना पड़ेगा। क्यों जा रहे हो भाई नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव क्यों जा रहे हो। आप जब 10th डायल्यूशन में जाओगे S7Y के लेवल पर, आप बीपी को कुछ हद तक कवर कर पाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीपी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो मैंने ठीक करा ही नहीं, मैंने भले ही मेडिसिन नरवाइन कर दी, क्या मैंने मेटाबॉलिज्म में ठीक करा, सालों साल देते रहो आप, देते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्योर नहीं कर पाओगे। और यही हो रहा है, मेडिसिन कंपनी के आप बुलाते हो, कंपनी के मेडिसिन में एक जैसा प्रोटोकॉल रहता है, आप उसी पे बिलीव करके काम करते हो, अपने प्रोटोकॉल्स नहीं बनाते हो। अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन आप वहां पर उस कंपनी के मेडिसिन यूज करिए, बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। लेकिन
अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप डाइल्यूशन क्या सिलेक्ट कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर ये चीजें पता लग गई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइनल सिस्टम के वर्क को आपने समझ लिया, तो आप मान के चलिएगा आपका प्रोटोकॉल 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप जैसे A1 का 200 दे, आपको पता है आर्टरी के वाल पे पड़ने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। वहां का जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, वो बैरो रिसेप्टर पर जब प्रेशर आएगा वो आपको तुरंत बता देगा कि हाँ साहब यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, यानी हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। अब हार्ट ज्यादा काम क्यों कर रहा है भाई? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण काम कर रहा है। अब यहां पर अगर आपने 1 बार दिया, 2 बार दिया, आपने कंट्रोल किया, लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो आपने ठीक करा नहीं ना। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक कर देते तो ब्लड प्रेशर की जो दवाई दे दे के आप बार बार A1 200 दे रहे हो, RE 200 दे रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं RE दे रहे हो मर जाएगा, मैं कहता हूँ RE 200 देकर तो देखो, ठीक है। A1 200, S6 200, ये 3 प्रोटोकॉल इतने मर्जनरी है, अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट हो गए तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर में आ जाता है। लेकिन फिर वही सवाल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक किया क्या आपने? अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का लिंक क्या है यहाँ पर, यही तो चीज बताता हूं मैं। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी का ट्रायंगल। फिजियोलॉजी ये हुआ, आपने बार बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी जिसके कारण आपका डाइजेशन क्लियर नहीं हुआ। डाइजेशन क्लियर नहीं हुआ, लार का सिक्रेशन नहीं हुआ, आपने चबा चबा के खाना था, आपने जल्दी जल्दी खा के निगल लिया, जैसे भी खाया वैसे निगल लिया, ज्यादा खाने के चक्कर में निगल लिया। कोई रोक नहीं रहा है, सब्र से खाओ, ठीक है। वहां पर आपने निगल लिया, स्टमक में भेज दिया, क्या स्टमक पचा पाएगा? बिल्कुल नहीं, स्टमक पचा ही नहीं पाएगा। स्टमक कहेगा भाई लीवर तू संभाल लेना, वो लीवर को काम सुपुर्द कर देगा। लीवर कहेगा भाई मैं प्रोसेसर हूं, दिन भर काम करता हूं, एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस देने का, अरे तू तो ऐसा काम कर, आगे बढ़ जा, मैं भी नहीं कहीं करता, वो लीवर भी उसको आगे धका देगा, ठीक है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जब गए आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर, ब्लड सर्कुलेशन के लेवल पर, तो क्या पेनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होगा? उसको तो स्टिमुलेशन ही कम हो गया या गया ही नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव फूड आएगा तो ही स्टिमुलेशन जाएगा। अब जब यहां से स्टमक का काम गड़बड़, लीवर का काम गड़बड़, बाइल जूस नहीं बन रहा है, पेनक्रेटिक जूस नहीं बन रहा है, इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है, इंसुलिन सीक्रेट नहीं हुआ तो क्या सेल में वो गाढ़ा गाढ़ा जो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है सेल के अंदर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, इंसुलिन उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि स्टिमुलेशन ही कम मिला है। वो फिर से आपके हाथों में आ गया, आपके ब्लड में आ गया, तो आपका ब्लड क्या हुआ? ब्लड गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया तो क्या हुआ? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए आपको ब्लड को गाढ़े को पतला करना पड़ेगा, पीएच कंसंट्रेशन के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप ब्लड को प्यूरिफाई करोगे, लिम्फ को प्यूरिफाई करोगे, तब आपका डाइजेशन क्लियर होगा, तब आप किसी भी प्रकार के नर्वाइन मेडिसिन से जादू के जैसे हाई ब्लड प्रेशर को दूर कर पाओगे। ये केवल और केवल साइंस इलेक्ट्रोपैथ में मौजूद है, किसी अन्य साइंस में ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कोई गारंटी से नहीं बोल सकता कि हम हाई बीपी को कवर कर सकते हैं, थायराइड को कवर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं क्योंकि हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके, हमारे पास ऑर्गन्स की रेमेडी है, उस ऑर्गन्स की रेमेडी को उपयोग करके अगर जरूरत पड़े तो नर्वाइन सिस्टम की मैं उसी मेडिसिन को आप नेगेटिव कर दो, नर्वाइन मेडिसिन पे काम करके हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 80% डिसीज पॉजिटिव होती है। 80% से ज्यादा डिसीज जब पॉजिटिव है तो मेडिसिन को नेगेटिव में देंगे तभी तो रिजल्ट मिलेंगे ना, नर्वस सिस्टम के लेवल पर। अगर ये चीज आपको कॉन्सेंट्रेटेड समझ में आ रही है तो फिर किसी चीज में आपको समझने की जरूरत है क्या, ये बता दो मुझे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं जितने भी मल्टीपल डिसऑर्डर के केसेस आते हैं, जितने भी कैंसर के केसेस आते हैं, आप मुझे बताइए हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? क्या आदमी को कैंसर डेवलप हो रहा उसका कारण वो स्वयं है? कुछ हद तक तो नहीं दोस्तों, ठीक है, कुछ हद तक तो बिल्कुल नहीं है, वो स्वयं नहीं। कौन चाहेगा कि मुझे कैंसर हो जाए? कौन चाहेगा बताओ आप, ठीक है। आजकल पॉल्यूटेड चीजें ज्यादा है, प्लास्टिक में लोग चीजें ज्यादा खा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जा रहा है जो कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है, और इसीलिए वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का हर आदमी में इंपैक्ट हो रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं कैंसर, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब में कैंसर सेल मौजूद है, आप और मैं भी अछूते नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है, हमारे बॉडी में जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है वो कैंसर सेल को मारती रहती है, जितने भी कैंसर सेल उनको ढूंढ ढूंढ के मारती रहती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गेन करती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में गेन करते हैं, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, हमारे बॉडी के फंक्शंस कम होते हैं,
तब जाकर ये कैंसर सेल मुंह उठाती है और कोने कानी में छूटकर अपने ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे ज्यादा लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से मेटास्टेसाइज हो जाता है। और जब मेटास्टेसाइज होता है तब हमारे सामने आता है कि भाई ये रोल क्या है, ये कैसे कैंसर पैदा हो गया भाई, ठीक है। तब हमारे सामने आता है और तब हम इस चीज को यूटिलाइज करते हैं कि हाँ साहब ये जो फंक्शंस है ये प्रोवाइड हो रहा है कि भाई इसीलिए इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक, हम आज यही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जी वंडरफुल क्लास सर। जी महबूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट क्लास है सर। जी मलिका मैडम, थैंक यू। नौशाद सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो आप ज्वाइन मत करिए मेरे ग्रुप को, और अगर ज्वाइन करिए तो प्लीज मेरी बात को सुनिए, वीडियो को ओपन करके मत रखिएगा, नहीं तो कल से मैं आपको एंट्री भी नहीं होने दूंगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको मालूम है मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने आप मूव कर रहे होते हो, ठीक है। अब मूव कर रहे होते तो ऑलरेडी मुझे चश्मा लगा है, मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यू कैन डिस्टर्ब मी, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो वीडियो चालू करके, मैं दिख रहा हूँ भाई, आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके बाद भी आप वीडियो चला रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। मेरे साथ आप फेयर नहीं कर रहे हो, मेरी कंटिन्यूटी अफेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। नहीं, एक बार बोलेंगे बाद में भी समझते नहीं बोले तो कैसे है सर? 3 बार उनको बोल चुका हूं, उनके नाम लेकर बोल चुका हूं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं भी मैसेज डाल दिया था सर, करने के लिए जुड़े हो, वो मीटिंग को सुन ही नहीं रहे थे। ओके, थैंक यू सर। जी वर्मा सर। सर मुझे पार्ट 3 में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कीजिए ना सर। सर मेरा काम नहीं है, आप प्रकाश सर से बात कीजिए। यस सर, ओके। गुड आफ्टरनून सर। जी रेनू मैडम। नमस्ते सर, वंडरफुल क्लास सर, आउट ऑफ द बॉक्स क्लास सर, सुपर क्लास। सीमा मैडम, नया ही मिलेगा सीमा मैडम। सर एवरी टाइम सर, एवरी टाइम, एवरी मूवमेंट सर, सुपर सुपर, हैट्स ऑफ यू सर। थैंक यू सीमा मैम। सर हमें लगता है सर डेट क्लास। जी देवांगन सर। जी देवांगन सर, जी आप कुछ बोल रहे हो? जी सर, हम मेरे को लग रहा है एक्सटेंड क्लास है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये क्लास बहुत एडवांस रहेगा। जी सर इतना सब कहाँ रखते हो सर? हाँ आओ दिखा दूंगा मैं। दिखा दूंगा मैडम, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर, यस सर। गॉड्स ब्लेसिंग्स हैं। जी वर्मा सर, आपका आशीर्वाद है मेरे पे, आप मेरे बड़े भाई हो सर। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर फिर भी आपके शिष्य बन चुके हैं। ऐसा नहीं, देखो महबूब सर, हम लोग कजिन है, ये समझ लो आप, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ही आप ऊपर जा सकते हैं। आप देख लो हम कितने पीछे हैं। आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? ऑलमोस्ट 19 इयर्स, है ना, 19 साल हो गए। अगर मैं मान लो कि आप जैसे लोग मुझसे और मैं आप जैसे लोगों से 19 साल पहले जुड़ा होता तो आज आप कहाँ होते? ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि आज मेरे जैसा कोई व्यक्ति मुझे पहले क्यों नहीं मिला। अगर मिला, अभी मुझे 10 साल 15 साल है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है। मैं जितना कर सकता हूँ, आप लोग जितना कर सकते हैं अपने लेवल पर करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत कुछ दे जाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना जी। हेलो सर। जी दीप्ति मैडम। हाँ सर, सर बहुत अच्छी क्लास थी। और सर ये लग रहा है कि जो जो चीज हम अटक जाते थे ना, कोई चीज हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था, वो सीएनएस से एकदम क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल मैडम, मैं तो पहले ही बोला था आप लोगों को, मेरा 16 महीने का कोर्स ही वर्मा सर और हमने डिजाइन ही इसी बेस पर किया, ठीक है ना। सर एक कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, जैसे तो उन्होंने जैसे बिल्डिंग गिरती है तो धुआं उठता है, तो धुएं से उनके नोज और हेड और थ्रोट ना सब ब्लॉक हो जाता था ऐसे। तो वो ऑल ऑफ सडन कल अचानक मेरे पास आए तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने तो सिर्फ वाई 200 सर एक डोज दे दिया और वाई ही स्मेल करने को दे दिया RS फेस। तो वो स्मेल करके गए, उनको रिलैक्स लगा, फिर मैंने वही बना के दे दिया, वो घर ले गए। तो वो आज मेरे पास आए तो वो कह रहे मैम आपने ऐसी क्या दवाई दी? बोले मेरे पास एलर्जिक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं 500 mg की मेडिसिन लेता हूँ, 2-2 टैबलेट लेता हूँ, 15 दिन लग जाते हैं मुझे। मेरे संग ये कंडीशन कई बार होती है, लेकिन आपकी दवाई से मुझे 24 घंटे में इतना रिलैक्स आ गया। वेरी गुड। आप यहाँ पर सिंथेसिस वाई दे दीजिएगा, सेकेंड डाइल्यूशन। ठीक है सर।
हाँ पूरे सिस्टम एक्टिवेट करा दो। तो सर CNS आप पढ़ा रहे हो सर, वो चीजें और क्लियर हो रही हैं कि वो कैसे चीजें वर्क करती हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर एक दीप्ति फीडबैक मुझे भी देना था। जी बोलिए मैडम। सर एक मेरी पेशेंट थी, वो मेरे पास 2-3 दिन पहले आई थी और उन्होंने ये बोला था कि मेरे को नींद नहीं आती और मैं पूरे दिन रेस्टलेस हो रहती हूँ और रात को भी रेस्टलेस रहती हूँ और जिसके कारण शरीर ना उठ नहीं पाता और नींद आती नहीं है। दिमाग काम ऑटोमेटिकली करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, सपने भी अगर आ जाते हैं बाई चांस तो वो अच्छे नहीं आते, डिस्टर्ब ठीक कर देते हैं। तो ठीक सर है मैंने सिर्फ वाई दिया था D4 से, जी 2 ड्रॉप ली थी और आज फोन आ गया कि मैं कम से कम 15 घंटे से सो रही हूँ और उठ रही हूँ, खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ बच्चों को और सो जाती हूँ। वेरी गुड मैडम, बहुत बहुत बधाई, तो बहुत सर बहुत बधाई। और मुझे कोई सपना भी नहीं आया और मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ अपने आप को। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी सर। जी जी Thank you. राकेश सर, ओके थैंक यू सर। ओके।